देखिए बेटा जी, लास्ट सेशन में आप लोगों को करवाया था हमने कि एको क्या होता है। अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज योर व्हाट इज रिवर्बरेशन। क्या होता है, बड़े हॉल में बैठे होते हैं, एको होने की वजह से आपके साउंड में लाइफ आती है, आपको चीजें सुनाई देती हैं। बट अभी क्या होता है, जब बहुत बड़ा हॉल होता है तो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन हो रही होती है। क्या हो रही होती है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन। वो मल्टीपल टाइम्स की जब रिफ्लेक्शन है, उस केस में बेटा जी क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। उस केस में आपकी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो लाइट रेज हैं, जो साउंड वेव्स हैं, सॉरी लाइट रेज बोल दिया, जो साउंड वेव्स हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे के बार बार ओवरलैप करती है। सेम साउंड जब ओवरलैप करती है तो एक उसका फायदा होता है कि इट विल ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, इट विल ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। बट साथ ही साथ कई बार क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से दो साउंड्स ओवरलैप कर जाती हैं, या वॉइस जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाती है कि नेक्स्ट वॉइस और पुरानी वॉइस ओवरलैप कर जाती है, तो दैट इज कॉल्ड टू बी reverberation on the excess amount, that is called to be excessive reflection. The persistence, reverberation की definition क्या है, the persistence of sound due to repeated reflection, the persistence of sound due to repeated reflection in a big hall is called reverberation. उसको क्या कहते हैं, that is called to be your reverberations. अब ये रिवर्बरेशन क्या करती है, गिव्स लाइफ टू अ साउंड, गिव्स लाइफ टू अ साउंड को लंबे टाइम तक सस्टेन करने के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूं लंबे हॉल तक, दूर तक मेरी वॉइस को जाना है, तो दूर तक कैसे जाएगी, जब उसमें रिवर्बरेशंस हो जाएंगी, ठीक। बट एक्सेसिव रिवर्बरेशंस कॉजेस नॉइस और डिस्टॉर्शन इन दी वॉइस। तो एक्सेसिव रिवर्बरेशन है वो नॉइस और डिस्टॉर्शन कराते हैं। मेरी इतनी बात क्लियर है सबको? हाँ जी। डिस्टॉर्शन मतलब फटी फटी आवाज हो जाती है। तो उस एक्सेसिव रिवर्बरेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। अभी क्या होता है, मूवी हॉल्स होते हैं, जैसे अभी देखो आजकल तो सब जगह पीवीआर हो गए, पर जब हमारे टाइम पे नए नए पीवीआर आए थे, पीवीआर ये सिनेप्लेक्स हम मल्टीप्लेक्स से कहते हैं, तो उस टाइम पे ना पुराने हॉल्स भी चलते, जैसे अभी आज भी दिल्ली में अंबा हॉल है, पुराने पुराने हॉल है, तो वहां पे जो सीट्स है वो पुरानी है, वहां की साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पे रिवर्बरेशन ज्यादा हो जाती है। तो आता है हाउ टू कंट्रोल एक्सेस ऑफ रिवर्बरेशन, हाउ टू कंट्रोल एक्सेस ऑफ रिवर्बरेशन। एक्सेस ऑफ रिवर्बरेशन कैसे कंट्रोल करेंगे? एक्सेस ऑफ रिवर्बरेशन साउंड को एब्जॉर्ब करा के, तो सॉफ्ट कारपेटिंग कर लो, हेवी कारपेट्स यूज कर लो, हेवी कारपेट्स यूज कर सकते हैं, ठीक। नॉइस कैंसिलेशन, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा सकते हो, साउंड एब्जॉर्बर्स लगा सकते हो, सॉफ्ट कारपेटिंग, कुशनिंग ऑन द वॉल्स कर सकते हैं आप लोग। और कैसे कर सकते हो, सोचो, सॉफ्टनेस लानी है, कुशनिंग ऑफ वॉल, और चेयर्स जो हैं, चेयर्स ऑफ हॉल आर सॉफ्ट, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सेस ऑफ रिवर्बरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक 2 मार्कर क्वेश्चन जरूर बनता है, हाउ एक्सेस ऑफ रिवर्बरेशन कैन बी कंट्रोल। इट इज कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग द सॉफ्ट कारपेटिंग, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। अगली चीज क्या है हमारे पास, कुशनिंग ऑफ द वॉल करा सकते हैं, हेवी कारपेट यूज कर सकते हैं, और सॉफ्ट कारपेटिंग, हेवी कारपेटिंग मतलब, हेवी कारपेट मतलब कि सॉफ्ट कारपेट मतलब कि जो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। चेयर्स ऑफ द हॉल्स आर सॉफ्ट होनी चाहिए, साउंड एब्जॉर्बर मटेरियल की बनी होनी चाहिए कि साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक, राइट। एको और रिवर्बरेशन का बेसिक डिफरेंस बच्चे ने पूछा है, एको और रिवर्बरेशन क्या है। एको क्या है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन। एको क्या है बेटा जी, रिपीटेड रिफ्लेक्शन है। बट बेटा जो रिवर्बरेशन है मेरे बच्चे, रिवर्बरेशन उसको एको रिपीटेड रिफ्लेक्शन जो एको जनरेट हो रही है, जो लॉन्गलेस ऑफ द लाइफ आ रही है, उसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन। बट एक्सेस ऑफ रिवर्बरेशन की वजह से क्या होता है कि साउंड डिस्टॉर्ट हो जाती है, साउंड थोड़ी सी खराब हो जाती है, बात समझे।
अगली चीज आपके पास आती है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमंस। अगली क्या है, दैट इज इन व्हाट रेंज ह्यूमंस हियर्स द फ्रीक्वेंसी। तो अगली चीज क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमंस, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस में हियरिंग रेंज कहाँ है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हम लोग 20 हर्ट्ज की साउंड फ्रीक्वेंसी से लेके 20,000 साउंड तक सुनते हैं। लेस देन 20 हर्ट्ज साउंड को हम लोग कहते हैं इंफ्रासाउंड्स बोलते हैं। अबव 20,000 हर्ट्ज वाली साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड टू बी अल्ट्रासाउंड। एक हमारी इंफ्रासाउंड्स आती है, एक हमारी अल्ट्रासाउंड्स आती है। अल्ट्रासाउंड्स क्या है, जो 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज होती हैं। इंफ्रासाउंड्स जो हैं इसे सिर्फ और सिर्फ कैन बी हर्ड बाय कैट्स, डॉग, व्हेल्स, एलिफेंट, राइनोसेरोस, राइनो सुन सकते हैं, एलिफेंट सुन सकता है, एनिमल सुन पाते हैं जनरली, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड वेव्स कौन प्रोड्यूस करता है, बैट्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है, बैट। ह्यूमन ना तो 20,000 से ज्यादा सुन पाए, 20,000 से ज्यादा भी नहीं सुन पाएंगे और 20 से हर्ट्ज से कम भी नहीं सुन पाएंगे। तो हमारी ऑडिबल रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हमारे पास आती है। कौन बात क्लियर हुई आप सबको, क्लियर। इट विल बी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में आएगी। बात समझ भाई, यस और नो। अगला पॉइंट आप देखते हैं। अब क्या बेटा, क्या कह रहे हैं आप, नहीं हम प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। हम जितना मर्जी तेज बोले, हमारी साउंड 20 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जाएगी नहीं। हाँ बढ़ जाते हैं बेटा अल्ट्रासाउंड। अब मैं आ रहा हूँ उस चीज पे। अब जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी और वेव्स होती हैं। आप लोग देखो, जैसे कि आप लोग बोलते हैं तो यहाँ से बाहर आवाज जा रही है, जैसे एक रूम से दूसरे में आवाज आता है, मम्मा मैगी ले आओ, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में बेटा जी आपकी साउंड एक वॉल से क्रॉस करके दूसरे पे जा रही है। इतना सोचो, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी रेंज ज्यादा नहीं है, वो वाली साउंड आप लोग जितना भी तेज बोल लो, आप ट्रेन की रेलवे ट्रैक से ज्यादा तेज आवाज तो नहीं निकाल सकते। आप एक ढोल, एक डीजे की जो साउंड होती है उससे तेज बोल पाते हो, नहीं बोल पाते हो। अब ये सोचो कि जब हम धीरे बोलते हैं तो हमारी साउंड जब एक रूम से दूसरे रूम तक ट्रेवल कर सकती है, तो ये जो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो हाउ दे कैन गो, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, दे कैन पेनिट्रेट और दे हैव द पेनिट्रेटिंग पावर, राइट। तो वो उनको पास करती है। तो 20,000 हर्ट्ज में हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। क्या होती है, हाई पेनिट्रेशन पावर जनरेट होती है। इस हाई पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से हम कुछ ना कुछ नई चीजों की इसकी यूसेज लेते हैं। दैट इज कॉल्ड टू बी एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। अगली चीज आपके पास क्या आती है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड टू बी एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स की बात करेंगे तो सबसे पहला होता है अल्ट्रासाउंड में टू डिटेक्ट क्रैक इन मेटल ब्लॉक्स, टू डिटेक्ट क्रैक इन मेटल ब्लॉक्स। एक छोटा सा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो क्रैक इन मेटल ब्लॉक को क्रैक करने के लिए। अभी होता क्या देखो, ये आपके अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर्स हैं। ये क्या है, ये अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर्स हैं। दे विल पास फ्रॉम द, ये मेटल ब्लॉक कह लीजिए या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की जो पुरानी बिल्डिंग्स है उनकी फाउंडेशन हो गई, ये अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर है। ये क्या है, अल्ट्रासाउंड
ट्रांसमीटर हैं। अब इनसे क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स पास करती हैं। ये क्या है, अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। अब जब क्रैक होगा, जहां पे क्रैक है यहां पे नो वेव, यहां पे कोई वेव ही नहीं आएगी, मतलब नो डिटेक्शन ऑफ द साउंड विल बी है। दूसरे पार्ट पे डिटेक्शन भी हो जाएगी, इस पार्ट पे कोई डिटेक्शन नहीं हो रही। जब डिटेक्शन नहीं हो रही तो आप कहेंगे कोई भी साउंड वेव पास नहीं कर रही है, कोई भी साउंड वेव पास नहीं कर रही। जब कोई साउंड वेव पास नहीं कर रही तो आप कह देंगे यहाँ पे क्या है, क्रैक है। इस तरीके से क्लियर। अगली चीज आती है इसकी एप्लीकेशन में, वी विल हाउ अल्ट्रासाउंड्स आर बेनिफिशियल टू अस। अभी एक कॉइल ट्यूब इस तरीके से कॉइल फॉर्म में ऐसे कुछ करके एक अप्लायंस से रखा है, उसे आप क्या करना चाहते हो, क्लीन करना चाहते हो। क्या करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हो। तो उसको क्लीन कैसे किया जाए, दैट इज द थिंग। अब जो ब्रश है या आपका हाथ तो उस पॉइंट तक नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसी चीजों में जो हार्ड टू रीच पार्ट होते हैं उनसे हम लोग अल्ट्रासाउंड वेव पास करा के क्लीनिंग कराते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कैसे है, ध्यान दीजिए। हाँ भी आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं, हॉस्पिटल से अगर में भी यूज होता है, बहुत सारे यूसेज है अल्ट्रासाउंड, बताता हूँ। ऐसा है कोई इस तरीके से आपकी एक स्ट्रक्चर है, राइट, आप इसे क्लीन करना चाहते हैं। आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर लिक्विड सोप सॉल्यूशन डाल देंगे। क्या करेंगे, लिक्विड सोप सॉल्यूशन डालेंगे। जैसे ही बेटा जी आप सोप सॉल्यूशन डालेंगे, आप क्या कराएंगे, अल्ट्रासाउंड वेव्स पास कराएंगे। क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव्स पास कराएंगे। जैसे ही बेटा जी आप अल्ट्रासाउंड वेव्स पास कराएंगे तो क्या होगा, लिक्विड स्टार्ट्स मूविंग एट अ हाई स्पीड। क्या करेगा, लिक्विड स्टार्ट मूविंग एट अ हाई स्पीड। ये हाई स्पीड में मूव करना स्टार्ट करेगा। जब ये हाई स्पीड पे मूव करना स्टार्ट करेगा तो उससे क्या होगा, सारी क्लीनिंग हो जाएगी और सारी डर्ट यहां आ जाएगी, आप लिक्विड को बाहर फेंक दोगे। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा क्लीनिंग का प्रोसेस होता है इन द केस ऑफ सोप सॉल्यूशंस के केस में। कैसे आप अल्ट्रासाउंड को यूज करके करते हैं। सर ये वेव कैसे मतलब मूव कराती है, हमें समझ नहीं आया। इसका एग्जांपल देता हूँ। आप लोग मैकडोनल्ड्स जाते हो, जाते हैं, बर्गर किंग चले जाते होगे, मैकडोनल्ड्स नहीं जाते होगे। स्ट्रॉ लेके आप उसकी कोक वाली फ्लास्क में फूंक मारते हैं। When you blow the air in it, it will start vibrating, बुड़ 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 की साउंड आती है। अब सोचो एक आपकी जो वेव है, जो अपने मुंह से एयर पास करा रहे हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज नहीं है, उसकी वजह से आपके अपने नॉर्मल छोटी सी एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड विल स्टार्ट मूविंग। तो इसके अंदर मूवमेंट नहीं होगी जब अल्ट्रासाउंड वेव्स देंगे, सर डेफिनेटली होगी। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या करते हैं, क्लीनिंग पार्ट में करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन आती है हमारे पास, टू इन्वेस्टिगेट इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। कई बार क्या होता है, पेट दर्द हो रहा होता है बहुत दिनों से, वॉमिट है आगे, तो डॉक्टर कहता है जी एक बार अल्ट्रासाउंड करा लो, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा कि आपने कोई गलत चीज तो नहीं खाई, कुछ ऐसे बैक्टीरिया तो नहीं बन गए। तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से अल्ट्रासाउंड वेव्स पास करते हैं। हमारी बॉडी से क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स पास करते हैं। वो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हमारी बॉडी से पास होती हैं, तो दे विल स्कैन द इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। और एक नॉर्मल स्टडी वाला, एक दूसरी स्टडी वाले को आप लोग देख के बताते हैं कि कहाँ आपकी गलती है। ठीक है, अगला केस आता है आपके पास, इसी अल्ट्रासाउंड की वजह से आप ग्रोथ ऑफ फीटस भी देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं, ग्रोथ ऑफ फीटस। ग्रोथ ऑफ फीटस मतलब जो मदर की बॉडी में बेबी प्रोड्यूस हो रहा होता है, आप उसको देखते हैं। आप ग्रोथ ऑफ अ बेबी इन द मदर्स वॉर्म, उसको आप स्टडी करते हैं। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। और कहां कहां देख सकते हैं, इसको आप लोग लिखते हैं, बैट्स यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं, बैट्स। बैट्स कैसे यूज करते हैं, बैट क्या करते हैं, अपनी बॉडी से अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं। बैट्स की कोई आईज नहीं होती है। बैट क्या करता है, अपनी बॉडी से अल्ट्रासाउंड
वेव्स प्रोड्यूस कराता है। वो क्या करते हैं, उसके प्रे पे स्ट्राइक करती हैं और वापस आता है। उसे पता होता है कि कितने टाइम में वेव आ रही है, तो वो उससे उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके उस तक वेव को पकड़ पकड़ के पहुंचता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि इस वाले की बंदे की साउंड इतनी आ रही है, इतनी दूर होगा, तो ये साउंड कलेक्ट करके, कैसे करके, नहीं होते ना वो दिखते होते नहीं, उनका कलर ब्लाइंड होते हैं वो लोग, तो उनको दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है। साउंड कलेक्ट करते हैं, और बैट्स की आइज होती नहीं है वैसे, बहुत बड़ा नेग्लिजिबल विजन होता है, तो साउंड कलेक्ट करके वो लोग बैट उससे क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। अगली चीज आपके पास आती है, दैट इज सोनार। अगली एप्लीकेशन आती है सोनार, जो नेवी में सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है। सोनार का काम होता है, सोनार की फुल फॉर्म होती है, आपके पास बता दें, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। हाउ साउंड विल बी यूज्ड टू डिटेक्ट द डिस्टेंस, कितनी दूर है। और उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, सोनार में होता क्या है, सोनार एक डिवाइस होता है, बोट के ऊपर लगता है। ये मेरी बोट के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना भाई लोग। ये क्या है, इसका ट्रांसमीटर है, ये वाली चीज क्या है, ये ट्रांसमीटर है। ये क्या है, अल्ट्रासाउंड रिसीवर, यूएस मीन्स अल्ट्रासाउंड रिसीवर। अभी क्या करते हैं, यहां पे अल्ट्रासाउंड वेव पास कराई, ठीक, डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर ली, डिटेक्टर ने डिटेक्ट करी। जब डिटेक्टर इसे डिटेक्ट करेगा तो कुछ टाइम में करेगा, डिटेक्टर जब इसे डिटेक्ट करेगा तो कुछ टाइम में करेगा बेटा जी। वो जो टाइम है ना, वो आप नोट कर लेते हैं, उसकी वजह से आपको हाइट ऑफ दी सी भी कैलकुलेट कर सकते हो, या अगर कोई ऑब्जेक्ट आया है तो उसके डिस्टेंस। और अब तो साउंड नेविगेशन रेंजिंग से इतना अच्छा इक्विप्ड हो गए हैं हम लोग कि हम लोग डायरेक्ट इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट भी ट्रेस कर लेते हैं। वो जो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रेस होती है, उसे हम लोग अपने स्क्रीन पर चेक कर लेते हैं और देखते हैं नीचे क्या है। लाइक जैसे फिश स्कूल है, फिश स्कूल मतलब कि देखते हैं कि रिसीव हो क्या आ रही है, तो कितनी दूर आ रही है, तो नीचे जाके कोई बंदा चेक कर लेता है, सी डाइवर्स, कि इतनी हाइट के बाद क्या चीज है। देन दे गॉट टू नो दैट कि भाई सबमरीन्स तो नहीं है। सबमरीन्स के साथ उन्हें पता होता है कि वो किस फ्रीक्वेंसी से रिसीव होके भी आएंगी, क्योंकि साउंड अगर किसी पे टकराएगी तो साउंड रिफ्लेक्ट बैक करेगी। वो रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए साउंड का फ्रीक्वेंसी भी रिसीव करनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी वाली आई है। फिशेस की फ्रीक्वेंसी कम होती होगी, आपके सबमरीन की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होती होगी, दूसरी चीजों की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होती होगी, और सी बेड की फ्रीक्वेंसी अलग होती होगी। तो किस टाइप की फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है और कितने टाइम में हो रही है, तो इससे बताया जा सकता है कि कैसे हमारी कौन सी चीज कहाँ होगी, और इसको नेवी वाले यूज करते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन आता है आपके पास कि सर जब आपने भेजना ही है, ये काम तो जाके वापस आना और डिस्टेंस मेजर करना, जिसे आप लोग एको रेंजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एको रेंजिंग। तो भैया एको रेंजिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द हाइट ऑफ द सी and the undersea objects by the sonar is called to be echo ranging। क्या कहते हैं कब गुंजे, उसे echo ranging बोलते हैं। अब echo ranging के बाद अगली चीज हमारे पास आती है यहाँ पर स्ट्राइक करके, कि ये कि सर ये आपका शिप या बोट है, कुछ भी चीज है जिसे आप यूज कर रहे हो, इस पे आपने सर यही क्यों यूज करा है, कोई और साउंड यूज कर लेते, महंगा पड़ रहा है अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर्स वगैरह, पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, आपने ऐसा क्यों नहीं करा। तो हमने कह दिया हम पे पैसा बहुत है, पर ऐसा है नहीं, ठीक है, कहीं सोचो कल को वैसा को किडनैप करा लें, ऐसा मत सोचिए अर्जुन, पाप लगेगा तेरे को बेटा, ठीक। तो यहां से लौट के अल्ट्रासाउंड वेव्स को हम इसलिए पास नहीं कराते, अल्ट्रासाउंड वेव्स ही इसलिए पास कराते हैं क्योंकि जो शिप है वो कोई शांति से नहीं चल रहा है, उसकी भी तो अपनी नॉइस है। अगर मैंने नॉर्मल साउंड भेजी तो वो मेरी मर्ज हो जाएंगी, और मर्ज होके भैया मेरे को समझ नहीं आएगा कि मेरे को फिश की वॉइस मिली है या सी बेड की मिली है, सब मरीन है।
पता चला दुश्मन की सबमरीन मेरे नीचे थी, मैकरोनी मछली है, टैंक उड़ा दिया मेरा, है ना, तो कांड हो जाएगा तगड़ा, ऐसा नहीं करना है। तो ये वाला प्रोसेस समझ में आया, बात समझ में आई तो बोलो यस। ठीक, अगली चीज आती है आपके पास नेक्स्ट हमारे ईयर्स के बारे में। ईयर के बारे में आप लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है ना। तो ह्यूमन ईयर की बात करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके एक दो न्यूमेरिकल्स हैं वो कराएंगे आपको। ठीक, आइए देखो, ह्यूमन ईयर की बात करते हैं तो ह्यूमन ईयर हमारा वो ऑर्गन है जो क्या करता है, साउंड एनर्जी को रिसीव करता है, उस साउंड को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और उसके बदले अपना रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसे मैंने कहा भाई अर्जुन कैसे हो, कह रहा है सर बढ़िया है। मैंने कहाँ रह रहे हो, कह रहा मजे में रह रहे हैं, है ना, घर में नहीं रहते हैं, मजे में ही रहते हैं। मजे मजे में 2 दिन तो नाले में गिरे रह गए एक बार। ठीक है ना अर्जुन, ऐसा ही तो हुआ था, कह रहा हुआ था, सबूत है, आ जाओ, कह रहा मैंने मना किया था, सबको पता है। चलो वापस आते हैं। तो अब क्या होता है, ईयर जो है हमारा, ईयर हमारा सेंसरी ऑर्गन है जो साउंड को डिटेक्ट करेगा और साउंड को डिटेक्ट करके मैसेजेस कहाँ पास करेगा, ब्रेन तक करेगा। ठीक, आपको डायग्राम वगैरह नहीं आता 9th क्लास में, आपको इसके बारे में सिर्फ पढ़ना है। तो ईयर जो है वो उसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर ईयर और एक होता है मिडल ईयर और एक होता है इनर ईयर। 3 पार्ट होते हैं हमारे ईयर के, आउटर, मिडल और इनर, 3 पार्ट होते हैं। आउटर ईयर में क्या प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ एयर प्रेजेंट होती है। मिडल ईयर में भी एयर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर हमारे एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या करता है, हमारे फोनो डिटेक्टर्स को रखता है। क्या रखता है, जिसके अंदर फोनो डिटेक्टर्स होते हैं, स्पेशल ऑडिटरी नर्व सेल होते हैं और स्पेशल ऑडिटरी नर्व सेल होते हैं। ऑडिटरी नर्व सेल की मतलब क्या होता है कि वो सेल्स जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा साउंड जनरेट होती है ब्रेन तक। क्या होता है भी इसको सुनाता, आउटर मिडल, आउटर हमारा होता है ये वाला पार्ट, ये जो बाहर वाला सारा पार्ट है ना कान का, दिस इज कॉल्ड टू बी योर पिना। इसे क्या कहते हैं, पिना होता है। आउटर में सबसे पहले चीज क्या आती है, पिना आती है। पिना के बाद अंदर आता है हमारे पास ईयर ट्यूब। पिना क्या होता है, फनल शेप होता है। कैसी शेप में होता है, फनल शेप, टू रिसीव, नहीं बताता हूं, टू रिसीव साउंड। फिर ईयर ट्यूब को हम लोग ईयर कैनाल भी बोलते हैं, इसके अंदर भी एयर ही होती है। लास्ट में, ईयर के लास्ट में आता है ईयर ड्रम, जिसको मम्मी बचपन में कहती तेरे कान का पर्दा फट जाएगा, तू कान में तीली मत मारा कर, पर हमने तो मारी, हमने किसकी सुनी। तो ये जो यहां से पिना के पार्ट से जो अंदर जाने वाली चीज है, दिस इज कॉल्ड टू बी योर ईयर ड्रम। जी यहाँ पे ईयर ड्रम और ये ईयर ट्यूब होती है। ठीक है, फिर अगला पार्ट आता है हमारे पास मिडल ईयर। कौन सा आता है, मिडल ईयर में बेटा जी हमारे पास 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, 3 बोन्स होती हैं। और ईयर ड्रम क्या होता है, वेरी डेलिकेट होता है। डेलिकेट होने की वजह से क्या होता है अभी बताऊंगा। ठीक, हाँ, इससे 3 बोन्स अटैच होती हैं। ठीक, ये पहली बोन का नाम है हथौड़ा, सॉरी हैमर। दूसरी बोन का नाम है एनविल। तीसरी बोन का नाम है सिरम। ये तीनों बोन्स बड़ी सॉफ्ट होती हैं एंड दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। कैसी बोन्स है, 3 इंटरकनेक्टेड बोन्स है। कैसी बोन्स है बेटा जी, इंटरकनेक्टेड बोन्स। कैसे कनेक्ट है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला पार्ट, ईयर ड्रम का एक एंड हैमर से कनेक्ट होता है, हथौड़े से, एक एंड एनविल से अटैच होता है। एनविल का एक काम सिर्फ से, सिर्फ का एक एंड वो इनर पार्ट ऑफ द ईयर से। और इनर पार्ट ऑफ द ईयर में क्या होता है हमारा,
ये होता है। इनर ईयर में क्या होता है, कॉक्लिया होता है। क्या होता है, यहां से एक ट्यूब जाती है जिसे आप लोग ऑस्टेशियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टेशियन ट्यूब का काम होता है टू मेंटेन हाँ, ये यहां से थ्रोट में जाती है, यहां से निकलती है पीछे से। अभी जब सिंगर्स वगैरह देखते हो ना, अपने एक कान बंद कर लेते हैं, क्योंकि जब वो गाते हैं तो उनका वॉइस का बाहर वाला वॉल्यूम और अंदर वाला जो होता है वो सेम रखना होता है उन्होंने। तो ऑस्टेशियन ट्यूब क्या करता है, मेंटेन सेम प्रेशर बिटवीन मिडल ईयर एंड इनर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। मिडल ईयर और इनर ईयर के लिए ये सेम प्रेशर को मेंटेन करता है। बात समझ में आई। अब ये जो तीनों बोन्स हैं, ये तीनों बोन्स क्या करती हैं, दे एम्पलीफाई द साउंड। ये साउंड को एम्पलीफाई करके कॉक्लिया तक लेके जाते हैं। कॉक्लिया में ऑडिटरी नर्व सेल्स होते हैं। ऑडिटरी नर्व सेल्स हमारे ब्रेन तक सिग्नल को पास कराते हैं, जिससे हमारी पता चल जाती है साउंड है। ये तीन चीजें हमारी ईयर की कंस्ट्रक्शन में आती है। अब ईयर वर्क कैसे करता है, होता क्या है, जो साउंड आती है उसके कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन जब ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करते हैं, तो ईयर ड्रम जो है बहुत डेलिकेट है। ईयर ड्रम कैसा है बेटा जी, बहुत डेलिकेट है। डेलिकेट मेम्ब्रेन वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हैमर एनुअल स्टेरिक भी आपस में मूव करते हैं, जो क्या करते हैं, इतने फास्ट मूव करते हैं कि साउंड की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐसे आया, मैंने तेज से मार दिया, तो मैंने अपनी एनर्जी इसको ज्यादा दे दी, एनर्जी एम्पलीफाई हो गई। तो एनर्जी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, साउंड एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, तो वो हाई एम्पलीट्यूड वाली साउंड की लाउडनेस बढ़ गई। वो लाउडनेस इतनी ज्यादा एनर्जी कंटेन करती है हाई फ्रीक्वेंसी वाली, ये जो कॉक्लिया आपकी जो 20,000 हर्ट्ज की वेव्स है ना, दे आर नॉट प्रोड्यूस दैट मच एम्पलीफिकेशन इन द हैमर एंड सिर्फ इतनी एम्पलीफिकेशन नहीं होती है कि वो कॉक्लिया वाइब्रेट कर सके। और फिर क्या होता है, जब हमारा कॉक्लिया वाइब्रेट करता है तो ऑर्डिनरी नर्व सेल्स जनरेट हो जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं। वो हमारे मैसेजेस को कैरी करके नर्व सेल के थ्रू ब्रेन तक लेके आते हैं और इंफॉर्मेशन को बताते हैं कि सामने वाले ने क्या कहा है। ये सारा प्रोसेस बहुत फास्ट चल रहा होता है। ठीक, तो आपसे पूछते हैं, ईयर ड्रम डेलिकेट होता है, हैमर एनवेल सिर्फ का फंक्शन क्या है, टू एम्पलीफाई द साउंड्स। कॉक्लिया क्या होता है, कॉक्लिया इज अ लिक्विड इनसाइड द इनर ईयर which contain the auditory nerve cells which will activate when a sound of high frequency will be generated, which is to be done by the help of hammer and wheel stirrup. फिर ऑस्टेशन ट्यूब का काम क्या होता है, टू मेंटेन द सेम प्रेशर बिटवीन किसके बीच में, इनर ईयर और मिडल ईयर के बीच में आ सकता है। वैसे इसका डायग्राम आता नहीं है पेपर में, उतर नेमिंग आ सकती है, वैसे नेमिंग भी नहीं आएगी। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। हाँ, ईयर ड्रम भी ईयर का पार्ट है, सारे ईयर्स के पार्ट है जितने। हाँ, आउटर ईयर का पार्ट होता है। इनर ईयर की पार्ट को कहते हैं ओवल विंडो। इनर ईयर के इस पार्ट को कहा जाता है ओवल विंडो। क्या कहते हैं, ओवल विंडो। और इस ओवल विंडो के पास से आपको क्या होता है, एक ट्यूब निकलती है, दैट इज कॉल्ड टू बी ऑस्टेशन ट्यूब, जो बैलेंस होती है। ईयर ड्रम बहुत डेलिकेट होता है। क्या होता है, ओवल विंडो बेटा एंड पार्ट ऑफ द मिडल ईयर होता है। अगली चीज आती है, ये जो ईयर ड्रम है, ये जो ईयर ड्रम है, ठीक, क्लियर। ये जो ईयर ड्रम है, ये क्या करेगा, आपका डेलिकेट होता है एंड प्रिवेंट्स द प्रिवेंशन ऑफ दिस थिंग, राइट। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। हाँ, एंट्री ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस जो बचाता है, इस तरीके से करता है। क्लियर, आई बात समझ में, आई समझ में, क्लियर। इस तरीके से वाइब्रेशन यहाँ पे होगी। क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में आया अच्छे से, राइट। ओके, ये आपका पूरा ईयर का पार्ट खत्म होता है। यहाँ पे ईयर जो है काफी डेलिकेट होता है ईयर ड्रम, इसलिए कान में कभी कोई पेंसिल वगैरह नहीं मारनी चाहिए। प्रॉपर वैक्स रिमूव करने के लिए
दवाई आती है, इवन ईयरबड्स भी मना करते हैं डॉक्टर्स, वो भी यूज नहीं, पर अपना क्या, अपने को तो ऐसे ही मजा आता है ना ऐसे करके, तो वो करने का लाउड रहता है इंडियंस को, बाहर के लोग नहीं करते। तो इस तरीके से आप अपने ये करते हैं। यहाँ चैप्टर खत्म होता है, राइट। थैंक यू एवरीवन।